हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाई टी डी। आज प्राविधिक कला कक्षा 12 जिसका एग्ज़ाम 22 फरवरी 2023 को होने वाला है, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। इसमें आपको प्राविधिक कला के जो नोट्स हैं वो बताए जाएंगे। साथ में विद्या बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व कराए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, और साथ में राजीव बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक भी गलत नहीं होंगे। 10 में आप 10 नंबर करके आएंगे। साथ में नोट्स के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे दीर्घवृत्त के संबंधित हो गए, संपात, सूची स्तंभ और निरूपक भिन्न, विकर्ण मापनी, ये सब पॉइंट आपको डिस्कस कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है संपात। संपात किसे कहते हैं और इससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। संपास, इसमें दो सम्मुख फलक होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा संपास बना हुआ है त्रिभुजाकार। इसमें दो सम्मुख फलक हैं। इसमें जो पहला फलक है वो आप देख सकते हैं ये ऊपरी तरफ हो गया, और दूसरा फलक ये नीचे तरफ हो गया, जो एक त्रिभुज के आकार का बना हुआ है। उसके बाद ये समांतर व समरूप आकृतियों के होते हैं। इसका जो आकृति होगी वो समांतर होगी और समरूप होंगे। ये देख सकते हैं ये एक आयत बना हुआ है, दूसरा ये आयत बना हुआ है। इनकी आकृति जो होगी बिल्कुल बराबर और समांतर होगी। साथ में संपार्श का नाम उसके सिरे की आकृति के अनुसार होता है, अर्थात जैसे ये संपार्श के सिरा होगा त्रिभुजाकार, वर्गाकार या पंचभुजाकार, उसी प्रकार से वही संपार्श बोला जाएगा उसे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं इसका सिरा त्रिभुजाकार है तो इसे हम त्रिभुजाकार संपार्श कहेंगे। इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो ये हैं कि इस संपार्श्व जो होता है, संपार्श्व की आकृति हमेशा आयताकार ही बनेगी। आप कोई भी ये संपार्श्व देख सकते हैं, सबकी या जो आकृति है वो आयताकार है, और साथ में जो इसके आकृतियाँ होती हैं वो समांतर व समरूप होंगी, और जो इसका नामकरण होता है वो इसके सिरे के अनुसार होता है। जैसा इसका ऊपरी या निचली सिरा होगा उसी के अनुसार इसको कहेंगे। जैसे आप ये चित्र नंबर 2 में देख सकते हैं, ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है तो इसे हम त्रिभुजाकार संपार्श्व बोलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वर्ग ये ऊपर बना हुआ है, नीचे भी ये एक वर्ग बना हुआ है, तो इसे हम वर्गाकार संपार्श्व कहेंगे। चित्र नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि ये एक पंचभुजाकार आकृति दी हुई है, तो इसे हम पंचभुजाकार संपार्श्व कहेंगे। और चित्र नंबर 5 में आप देख सकते हैं ये एक षटभुजाकार चित्र बना हुआ है, तो इसे षटभुजाकार संपार्श्व कहेंगे। तो ये हो गई संपार्श्व संबंधी सारी डिटेल। संपार्श्व में दो सम्मुख फलक होते हैं, एक ऊपरी दूसरा निचली। जो इसका नामकरण होता है वो इसके ऊपरी या निचली सिरे के अनुसार होता है, और संपास का जो प्रत्येक आकृति होती है वो आयताकार होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सूची स्तंभ का। सूची स्तंभ ये घनाकृत में आधार का फलक त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि होता है, परंतु इसका दूसरा सिरा एक नोक होता है। सूची स्तंभ जो होता है इसकी जो निचली सतह होती है उसी के अनुसार इसका नामकरण किया जाता है। यदि निचली सतह ये त्रिभुजाकार है तो इसे त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बोलेंगे। ये पंचभुजाकार इसके निचले सतह है तो इसे पंचभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो एक नोक होता है जिसे हम शिरोबिंदु कहते हैं। सूची स्तंभ की जो नोक होती है उसे हम शिरोबिंदु कहते हैं। ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सूची स्तंभ की ये आकृति होती है ये हमेशा त्रिभुजाकार ही बनेगी। कोई भी आप चित्र ले सकते हैं उसकी जो आकृति होगी वो त्रिभुजाकार होगी, जबकि संपास में हमने पढ़ा कि संपास की जो आकृति होती है वो आयताकार होती है, जबकि सूची स्तंभ की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सूची स्तंभ की नोक ये होती है, ये नोक इसे हम शिरोबिंदु कहते हैं। ये हो गया सूची स्तंभ से रिलेटेड सारी जानकारी। आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, सूची स्तंभ और संपास। इनसे बाद यदि क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेलन। आप देख सकते हैं बेलन।
ये बेलन बना हुआ है। बेलन बेलन का जो इस सम्मुख वाला भाग होता है ये आयताकार होता है, जो इसका ऊपरी भाग होगा ये वृत्ताकार होता है। साथ में ही बेलन के यदि बेलन में जो ये आयत बना हुआ है इसके यदि हम एक सिरा ये सिरे को पकड़ के इसको घुमाएं तो जो बेलन के दोनों सिरे होंगे वो वृत्ताकार व समांतर होंगे और साथ में हमें बेलन प्राप्त होगा। क्वेश्चन पूछेगा यदि कोई आयत है, आयत के हम एक भुजा को घुमाने पर वो क्या बनेगा, तो यदि आयत की हम एक भुजा को घुमाएं तो वो बेलन के आकार का बन जाएगा। इस प्रकार से बेलन का ये आकार बन जाता है। तो आयत की एक भुजा को परिक्रमा करने से बेलन का निर्माण होता है। ये हो गए बेलन से रिलेटेड। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है शंकु। शंकु कह रहा है एक समकोण त्रिभुज द्वारा उसकी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनती है। ये हमारा शंकु का चित्र है। इसका जो प्रमुख पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है यदि इसकी हम एक भुजा को घुमाएं तो हमें शंकु प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा को हम घुमाते हैं तो हमें शंकु प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा घुमाने पर हमें शंकु प्राप्त होता है। और बेलन कैसे प्राप्त होता है, जब हम आयत की एक भुजा को घुमाते हैं तो बेलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोला। गोला कैसे बनता है, यदि अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर परिक्रमा करने से बनता है। जैसे ये हमारा कोई अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त को यदि व्यास पे परिक्रमा कराएं इसको, तो इस प्रकार से परिक्रमा करेगा तो ये हमारा इस प्रकार से गोला तैयार हो जाएगा। तो गोला कैसे बनता है, गोला का निर्माण होता है अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर परिक्रमा करने से। और शंकु का निर्माण कैसे होता है, समकोण त्रिभुज की एक भुजा को घुमाने से। और बेलन का निर्माण होता है आयत की एक भुजा को घुमाने से। तो ये हमारे पॉइंट डिस्कस हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनुच्छेद व विक्षेप। अनुच्छेद और उच्छेद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद किसी घनाकृत को ऊपर से देखने पर जो क्षैतिज समतल पर प्रदर्शित आकृति होती है उसे घनाकृत का उपक्रम या अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद को दूसरा नाम होता है घनाकृत का उपक्रम। उपक्रम को अनुच्छेद बोला जाता है, इंग्लिश में अनुच्छेद को प्लान कहते हैं। अनुच्छेद जो बनेगा ये क्षैतिज तल पर बनता है। अनुच्छेद क्षैतिज समतल पर बनता है और साथ में ऊपर से देखने पर जो हमें दिखाई देता है वो हमारा अनुच्छेद होता है। जैसे ये एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग को यदि हम ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से आयत के समान दिखाई देगी। तो ये अनुच्छेद जो होता है ये क्षैतिज समतल पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उच्छेद। उच्छेद जो बनता है वो घनाकृत के ठीक सामने से देखने से ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है। ये हमारा जो वर्ग बना हुआ है ये इसको सामने से देखेंगे तो उच्छेद दिखाई देगा और साथ में ये जो बनता है ये ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है। ये हमारी कोई रेखा है, इसे हम क्षैतिज समतल कह सकते हैं और इस पे ये एक लंबवत रेखा इस प्रकार से करेंगे तो इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं। तो इस तल पे जो चित्र बनता है उसे हम क्षैतिज समतल बोलेंगे और जो ऊपरी सिरे पर चित्र बनेगा उसे हम ऊर्ध्वाधर समतल बोलेंगे। तो जो ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है वो बनता है उच्छेद और अनुच्छेद बनता है क्षैतिज समतल पर। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दीर्घवृत्त की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीर्घवृत्त पे दो नाभियां होती हैं जिसे N1 व N2 कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं, तो दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं जिन्हें हम सदैव N1 व N2 से प्रदर्शित करते हैं। जो दीर्घवृत्त है उसे सदैव दीर्घवृत्त की नाभियों को सदैव N1 व N2 से प्रदर्शित करेंगे। इसकी दो नियताएं होती हैं, जो पहली होती है दीर्घअक्ष होती है और दूसरी लघुअक्ष होती है। आते हैं कि दीर्घअक्ष किन्हें कहते हैं। दोनों नाभियों से होकर जाने वाली रेखा जो वक्र पर समाप्त होती है दीर्घअक्ष कहलाती है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि पहली हमारी नाभि ये है और दूसरी नाभि हमारी ये है N2।
इन दोनों नाभियों से ये जो हमारी रेखा गुजर रही है इसे हम दीर्घच कहेंगे। दोनों नाभियों से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम दीर्घच कहते हैं। ये हमारी दीर्घच हो गई। लघुच किसे कहते हैं? ये जो हमारी दीर्घच थी इसको जब कोई रेखा इस प्रकार से लंब अर्धक करती है दोनों सिरों पर तो वो लघुवक्ष कहलाती है। ये हमारी लघुवक्ष हो गई और ये वाली हमारी दीर्घवक्ष हो गई। इस पे एक स्पर्श रेखा होती है। दीर्घवृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो इसके वक्र पर खींची जाएगी। स्पर्श रेखा हमेशा दीर्घवृत्त के वक्र पर रहेगी। ये इस तरफ भी हो सकती है या इस तरफ भी स्पर्श रेखा हो सकती है। और स्पर्श रेखा पर जो हम ये लंब डालते हैं इसे हम अवलंब कहते हैं। इस प्रकार से यदि स्पर्श रेखा में लंब डालें तो लंब को क्या बोलते हैं? अवलंब बोलते हैं। और जो ये अवलंब होता है इसका मान 90 डिग्री या 90 डिग्री को ही हम समकोण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पर्श रेखा पर जो अवलंब होता है उसे वो कितने अंश का कोण बनाता है, तो वो बनाएगा 90 अंश का कोण और साथ में उसे क्या बोलेंगे? 90 अंश या समकोण कह सकते हैं। एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ये हमारा दीर्घवृत्त बना हुआ है। दीर्घवृत्त पे ये हमारी N1 एक नाभि हो गई, N2 दो नाभियाँ हो गई। दीर्घवृत्त में कुल दो नाभियाँ होती हैं जिसे हम N1 व N2 से प्रदर्शित करते हैं। और दोनों नाभियों से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है ये इसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं। और इस दीर्घअक्ष को जो रेखा लंबा अर्धक करती है ये वाली रेखा तो इसे हम लघुअक्ष कहते हैं। दीर्घवृत्त पे जो स्पर्श रेखा होती है वो इसके वक्र पर स्पर्श करती है। ये वक्र हो गया। वक्र पर जो स्पर्श रेखा ये स्पर्श करेगी और स्पर्श रेखा पर ये एक लंब डालते हैं जिसे हम अवलंब कहते हैं। और ये अवलंब जो होता है वो 90 अंश का कोण बनाता है जिसे हम समकोण भी बोलते हैं। ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मापनी, मापनियाँ। मापनी जो होती हैं वो 5 प्रकार के होती हैं। पहली होती है साधारण मापनी, दूसरी विकर्ण मापनी, तीसरी तुलनात्मक मापनी, चौथी होती है जीवात्मक मापनी और लास्ट में वर्नियर मापनी। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली मापनी है साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। साधारण मापनी किसे कहते हैं? इस मापनी पर केवल 2 प्रकार के ही माप दिखाए जा सकते हैं। इस साधारण मापनी पे जो होती हैं केवल लंबाई गुणे चौड़ाई, सिर्फ हम यही माप दिखा सकते हैं। केवल कितनी? 2 मापें दिखा सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि साधारण मापनी में कितनी प्रकार से मापें देखी जा सकती हैं। तो साधारण मापनी में केवल 2 प्रकार की मापें देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है विकर्ण मापनी किसे कहते हैं? विकर्ण मापनी में हम 3 मापें देखे जा सकते हैं। अब ये 3 मापें होंगी, वो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और साथ में इसकी ऊंचाई भी होगी। तो ये 3 मापें जो होती हैं ये हम विकर्ण मापनी में देख सकते हैं। तो विकर्ण मापनी में कितनी प्रकार से मापें देखी जा सकती हैं? 3 प्रकार की। नेक्स्ट टॉपिक है तुलनात्मक मापनी। इस मापनी पर 2 साधारण मापनियों द्वारा 2 वस्तुओं के माप के तुलनात्मक रूप से प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जीवात्मक मापनी। इस मापनी द्वारा अनेक नापों के कोण नापे जा सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आए कि किस मापनी द्वारा हम अनेक नापों के कोण नापे जा सकते हैं तो वो होगी हमारी जीवात्मक मापनी। वर्नियर मापनी किसे कहते हैं? वर्नियर मापनी द्वारा हम वस्तु के छोटे से छोटे भाग को नाप सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप्स। ये एक 3D शेप दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो क्यूबाइड और क्यूब। क्यूब को हम घन बोलते हैं और क्यूबाइड को घनाभ कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्यूब। क्यूब में 6 फेस होते हैं। फेस का मतलब हो गए उनके फलक। जितने क्यूब में फलक होते हैं उनकी संख्या होती है 6। एज होते हैं 12। एज का मतलब हो गए किनारे। किनारे कितने हो गए? 12। वर्टेक्स को कहते हैं शीर्ष। तो शीर्ष हो गए 8। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए कि घन में जो किनारों की संख्या होती है, किनारों की संख्या वो हो गई 12 और फलक होते हैं इसमें घन में 6 और जो शीर्ष की संख्या होती है वो होती है 8। तो ये हो गए घन से संबंधित। और जो घनाभ होते हैं उसमें भी
किनारों की संख्या 12 होती है, फलक 6 होते हैं और शीर्ष 8 होते हैं। साथ में आप कोण अर्थात शंकु का चित्र देख सकते हैं। इसमें 2 फेस हैं। पहला फेस ये सामने से हो गया और दूसरा ये वृत्त का फेस हो गया। एज एज जो है अर्थात इसके किनारे कितने हैं, एक हो गए, और वर्टेक्स अर्थात शीर्ष भी एक होते हैं। इस पेयर को हम गोला कहते हैं। इसमें एक फेस, एक एज और वर्टेक्स 0 होते हैं। और टेट्राड्रॉन को हम पिरामिड पिरामिड कहते हैं, जिसमें 4 फेस, 6 एज और 4 वर्टेक्स होते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप बाद में इसे देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्यूबाइड और क्यूब है। क्यूब जो होता है इसमें 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हम क्वेश्चन करेंगे विद्या क्वेश्चन बैंक के। जो खंड आ में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जो आपको 10 नंबर टोटल दिलाएंगे खंड आ में। तो विद्या क्वेश्चन बैंक में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। ऑप्शन ए 6 खाने, ऑप्शन बी 7 खाने, ऑप्शन सी 8 खाने, ऑप्शन डी 4 खाने। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई, तो आप जब इस प्रकार से सममित चित्र बनाते हैं तो इसमें जो इसकी चौड़ाई रहती है ये 4 खानों की रहती है, और ऊंचाई इस प्रकार से इसमें 7 लाइनों की आप खींचते हैं। तो ऊंचाई कितने खानों की हो गई इसकी, 7 खानों की। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2। अक्षर यम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है। ऑप्शन ए 3 खाने, ऑप्शन बी 4 खाने, ऑप्शन सी 5 खाने, ऑप्शन डी 6 खाने। जो हमारा अक्षर यम और डब्ल्यू बनता है वो ऑप्शन सी 5 खानों में बनता है। जब सम्मित चित्र इस प्रकार से बनाएंगे तो जो अदर लेटर होते हैं वो 4 खानों में बनते हैं, जबकि जो यम और डब्ल्यू होंगे वो इस प्रकार से चौड़ाई इनकी 5 खानों की रहेगी और उसमें आपका चित्र बनेगा। साथ में जो लेटर आई होता है ये हमारा 1 खाने में होता है, जे जो होता है ये 3 खानों में होता है, और यम और डब्ल्यू ये इनकी खानों की संख्या हो गई 5। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2.5। तो जो जब आप इस प्रकार से अक्षर लेखन करते हैं और यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर की इनकी चौड़ाई रहती है वर्ग की इस प्रकार से, और जब इसमें आप ए लिखेंगे, ए लिखने के बाद आपको यहाँ पे 1 खाना छोड़ना पड़ेगा उसके बाद दूसरा लेटर यहाँ पे बी लिखेंगे। तो जो खाने छोड़े जाते हैं वो खाने छोड़े जाते हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तिरछी अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। ऑप्शन ए 70 अंश, ऑप्शन बी 75 अंश, ऑप्शन सी 65 अंश, ऑप्शन डी 80 अंश। जो तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षर झुकाव होता है वो होता है 75 अंश। जब भी आप तिरछी लेखन करेंगे इस प्रकार से तिरछी अक्षर के लिए आप चित्र बनाएंगे भी, तो यहाँ पे 1 2 उसके बाद 1 2 3 और 1 2 जो ये रेशियो रहेगा लाइनों का वो 2:3:2 का रहता है। यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको फिगर के माध्यम से बनाएंगे। ये हो गया आपका बेस। उसके बाद यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, तो जो कोण झुकाव रहेगा जैसे ए लिखेंगे तो आपका ये 75 डिग्री में होना चाहिए। आप एंगल से पहले इस प्रकार से 75 डिग्री की लाइन खींच लें हल्की सी, उसके बाद लेटर लिखें इस प्रकार से, और फिर इन लाइनों को ये जो लाइन जो 75 डिग्री खींची थी इन्हें इरेज कर दें, जिससे आपका जो लेटर या जो बिल लिखना है आपको वो आपका 75 डिग्री में लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं। ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:2, ऑप्शन सी 7:4 या ऑप्शन डी 7:2.5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7:3। अब जे लेटर की जो रचना हम करेंगे जब इसका सम्मित चित्र इस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पे जो
चौड़ाई रहेगी वो इस प्रकार से 3 के रेशियो में रहेगी और ऊंचाई जो रहेगी वो 7 खानों की रहेगी। इस प्रकार से इसमें कुल टोटल 7 खाने खींच लेंगे और तब इसमें इस प्रकार से जे की हम रचना करेंगे। जे हमारा जो होता है ये 3 खानों की चौड़ाई में बनता है। बाकी अक्षर जो होते हैं वो 4 खानों में बनते हैं। आई जो होता है वो 1 खानों में बनता है। यम और डब्लू जो होते हैं इनके ये 5 खानों में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 कह रहा है म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 23:7, ऑप्शन बी 25:7, ऑप्शन सी 22:7 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आप म्यूजिक शब्द की रचना करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा अक्षर कितने खानों में लिखा होता है वो पता होना चाहिए। एम एम लिखा जाता है 5 खानों में, यू लिखा जाएगा 4 खानों में, यस लिखा जाएगा 4 खानों में, आई जो लिखा जाएगा ये 1 खाने में, सी लिखा जाएगा 4 खानों में। इस प्रकार से आपके कुल टोटल खाने हो गए 5 4 9 4 13 1 14 4 18। 18 आपकी ये लेटर के खाने हो गए और उसके बाद प्रत्येक एक लेटर के बाद हम एक खाना छोड़ते हैं। तो यम और यू के बाद एक एक खाना छोड़ेंगे, यू और यस के बाद फिर एक खाना, यस और आई के बाद एक खाना, आई और सी के बाद एक खाना। तो कुल टोटल ये खाने हो गए 4। तो 4 ये गैप में छोड़े जाएंगे, 18 ये टोटल हो गए। तो 18 + 4 हो गए आपके 22। तो जो ये रेशियो रहेगा ये आपका रहेगा 22:7 और 7 आपकी जो है इस प्रकार से ये ऊंचाई रहेगी इसकी खानों की और ये 22:7 में बनेंगे चित्र। म्यूजिक के साथ आपको जैसे सॉलिड लिखने को आ जाए, सॉलिड में कितने खाने होंगे तो यस लिखा जाएगा 4 खानों में, ओ लिखा जाएगा 4 खानों में, यल 4 खानों में, आई रहेगा 1 खानों में, डी रहेगा 4 खानों में। साथ में प्रत्येक अक्षर के बाद एक एक खाने का यहाँ पे गैप रहेगा इस प्रकार से। तो कुल टोटल गैप हो गए 4 और ये हो गए 4 4 8 4 12 4 16 1 17 17 4 हो गए आपके 21। तो ये रहेगा 21:7 में आपका सॉलिड लिखा जाएगा। जैसे सिनेमा है SINEMA, सिनेमा कितने खानों में लिखा जाएगा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मापनी। मापनी अभी नोट्स के माध्यम से हमने पढ़ा कि मापनी कुल टोटल 5 प्रकार के होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा साधारण मापनी और विकर्ण मापनी पूछी जाती है। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है मापनी से रिलेटेड साधारण मापनी में कितने प्रकार से माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो साधारण मापनी में केवल 2 प्रकार की मापें दिखाई जा सकती हैं। ये जो साधारण मापनी होती हैं ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हो सकती हैं और दूसरा इनका कह सकते हैं कि ये 2D शेप जितने भी होते हैं, आयत हो गया आपका, वर्ग हो गया, ये सभी 2D शेप हैं। इनमें सिर्फ हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 2 मापें इसमें चलती हैं। तो ये साधारण मापनी में 2 प्रकार की मापें दिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो विकर्ण मापनी पे केवल हम 3 मापें दिखाए जा सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 मापें हो गई। और विकर्ण मापनी जो बनती है वो 3D जो शेप होते हैं जैसे शंख हो गया, घन हो गए, घनाभ हो गए, ये 3D शेप में विकर्ण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी आधा। जो निरूपक भिन्न होता है इसमें जो अंश का मान होता है हमेशा 1 रखा जाता है और जो हर का मान होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो निरूपक भिन्न में हर का मान बड़ा होता है और अंश का मान हमेशा छोटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, इनमें से कोई नहीं। जो निरूपक भिन्न का अंश है वो हमेशा 1 रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न नंबर 11 विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें अंकित कर सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर बटे मीटर या केवल मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर।
अब ये जब आप विकर्ण मापनी इस प्रकार से बनाते हैं, ये आपका विकर्ण मापनी का फिगर बना रहे हैं। यहाँ से आपका 0 स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 जितना क्वेश्चन में कहेगा उसके अनुसार बढ़ाते रहते हैं। और इसमें जो चित्र बनता है वो विकर्ण मापनी का 0 के जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें बनेगा। इधर जो चलता है आपका वो डेकामीटर चलता है, और इस तरफ जो ऊंचाई होती है वो आपकी सेंटीमीटर होती है। और जो ऊपर की ये ऊंचाई होगी ये आपका क्वेश्चन के अनुसार किलोमीटर या मीटर में हो सकता है। और जब बनाएंगे तो जो ये साइज होती है ये डेकामीटर की हमेशा रहती है। इसमें हम 10 खाने इस प्रकार से बराबर बराबर खींचते हैं जो इसकी। और जो सेंटीमीटर रहेगी ये हमेशा ऊपर की तरफ वाले हिस्से में रहता है, और इसमें भी बराबर बिल्कुल 10 खाने हम इस प्रकार से खींचते हैं। और इस चित्र को इस प्रकार से इन सब खानों को आपस में मिला दिया जाता है ऐसे, और उस क्वेश्चन के अनुसार इनको सॉल्व करते हैं। तो जो इसमें कह रहा है अंकित यूनिट होंगी वो आपकी किलोमीटर या मीटर में, और डेकामीटर और इधर सेंटीमीटर में ये मापें होंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निरूपक बिंदु से संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है। कह रहा है 4 वर्ग सेंटीमीटर और 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। इसकी निरूपक भिन्न है। ऑप्शन ए 1/50, ऑप्शन बी 1/48, ऑप्शन सी 1/400 या ऑप्शन डी 1/100। तो निरूपक भिन्न निकालने से पहले उसकी अभी यूनिट यानी इकाई देखेंगे कि किस में दिया हुआ है। इसकी इकाई देखेंगे तो आप वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और इसकी इकाई वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनके हम सेंटीमीटर और मीटर में बताएंगे। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 2 आएगा, और 64 का निकालेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि 8 88 64, 8 गुणे 8 64 होता है, और 2 का स्क्वायर ये 4 होता है। तो 2 बराबर आ गया 8 का। किंतु 2 जो दिया है ये वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, और 8 यहाँ पे मीटर में दिया है। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम 100 का गुणा करेंगे इस प्रकार से। तो 2 बराबर हो गया 800। अब 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 चौको 8 यानी 400 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर 400 के। ये 1 बराबर 400 हो गया, तो निरूपक भिन्न निकालेंगे तो 1 हमेशा अंश में रखा जाता है, और नीचे जो मान होता है उसको रख देते हैं। तो 1 बटा हो गया 400। तो इसका निरूपक भिन्न निकल के आया 1/400। हम इसका स्क्वायर रूट तभी करेंगे जब यहाँ पे वर्ग दिया हो। यदि वर्ग नहीं है तो स्क्वायर रूट नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आप वर्ग नहीं दिया तो इसका स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अभी हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है 9 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न होगी। तो इसमें भी देख सकते हैं आप वर्ग सेंटीमीटर और इधर वर्ग मीटर दिया है। तो 9 का पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3 बराबर 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आएगा 12। 12 इंटू 12 होता है 144। और इधर मीटर में दिया है, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो गुणा 100 करेंगे। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब 3 को हम 12 से कट करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 बराबर आ जाएगा 400 के। ये आ गया 1 बराबर 400। तो इसका निरूपक भिन्न निकल के आएगा 1/400। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/400। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी को निरूपक भिन्न क्या होगी। अब इसमें आप दे सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 मीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे वर्ग नहीं दिया, तो जैसे इसमें दिया है वैसे इसको कर लेंगे। 2 बराबर कर लेंगे 5 के, और 5 यहाँ पे मीटर में दिया है, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 500 के। अब 2 को 500 में भाग करेंगे तो ये जाएगा 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर 250 के। तो निरूपक भिन्न निकल के आएगी 1/250। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 1/250। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी नहीं होती है, ऑप्शन डी मिलीमीटर।
जो हमारी निरूपक भिन्न होती है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती। किंतु जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका जो सवाल दिया रहता है, जैसे 2 सेंटीमीटर 5 मीटर के दिए रहता है, तो इनकी जो यूनिट होती है ये हम जरूर पहले क्वेश्चन में सेम करते हैं, उसके बाद आंसर निकालेंगे। लेकिन जो आंसर निकल के आएगा निरूपक भिन्न को हम आरएफ भी कहते हैं। जो इसका आरएफ निकल के आएगा उसकी जो यूनिट होगी वो कोई नहीं होगी, सीधे डायरेक्ट इसका मान निकलेगा जो भी निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है। ऑप्शन ए 0 30 45, ऑप्शन बी 0 60 90, ऑप्शन सी 30 45 60, ऑप्शन डी 30 60 90। तो जब हम परिमाण मापनी बनाएंगे तो ये एक त्रिभुज के आकार का बनेगा और त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 अंश। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 30 60 और 90 को जोड़ेंगे तो इन तीनों का योग निकलेगा 180 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या है। 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर दिए है तो ये हो जाएगा 5 बराबर 3, किंतु 3 ये मीटर में दिए है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का यहाँ पे गुणा करेंगे। उसके बाद ये 5 बराबर हो गया 300 के। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या है। तो ये दिए है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर के, और ये मीटर में दिए है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का इसमें गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 बराबर 300 के, 5 बराबर 300 के हो जाएगा। जब 5 का भाग 300 में करेंगे तो 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 60। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1 बराबर 60 के। और इसका निरूपक भिन्न निकालेंगे तो एक हमेशा अंश में रखते हैं और जो इधर मान निकलता है उसको हर में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/60। ये हमारा निरूपक भिन्न इसका निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। तो ये दिए है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम 100 का गुणा करेंगे और इधर दशमलव हटाएंगे तो इधर एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 बराबर 1000। जब 25 बराबर 1000 हो जाएगा, जब 25 का भाग हम 1000 में करेंगे तो जाएगा 25 चौको 100, 4 और जीरो बच गया तो इधर इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 40 के, और निरूपक भिन्न निकल के आएगा 1/40। ये इसका हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया 1/40। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल व दीर्घवृत्त से संबंधित। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है एक आकृत के बराबर दूसरी आकृत बनाने का अर्थ है दूसरी आकृत के क्षेत्रफल में समान बनाए, असमान बनाए, आधी बनाए या दुगनी बनाए। तो जब हम एक आकृत को दूसरी आकृत के बराबर बना रहे हैं तो उसका जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। 5 अगर क्षेत्रफल इसका है तो 5 इसका भी क्षेत्रफल होना चाहिए, तभी हमारी ये आकृति सेम बनेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी दुगना, ऑप्शन डी आधा। तो जो समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्गों का योग के समान होता है। नेक्स्ट कर रहा है प्रश्न नंबर 21, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसके परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शेष कोण कितना होगा। ये कह रहा है कि ये कोई हमारी व्यास हो गई, व्यास में ये अर्धवृत्त हमने बना दिया। अर्धवृत्त पे कह रहा है कि यदि अर्धवृत्त के परिधि पर, ये हमारी परिधि है, इस पे कहीं पे भी एक बिंदु इस प्रकार से लें और उस पर एक त्रिभुज बनाए ऐसे, तो ये जो कोण है इसका मान कितना होगा। तो जो इसका मान होगा वो होगा 90 अंश, क्योंकि ये एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त पे बना जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ये कोण इस प्रकार से कहीं पर भी बन सकता है, ये इस तरह भी ऐसे बना हो सकता है, तो इसका मान भी 90 अंश ही होगा, या इस प्रकार से त्रिभुज बना हो सकता है। तो जो अर्धवृत्त पे बना कोण होता है उसका मान होता है 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? ऑप्शन ए मध्य अनुपात, ऑप्शन बी समानुपात, ऑप्शन सी तृतीय अनुपात या ऑप्शन डी चतुर्थ अनुपात। तो जब हम कोई इस प्रकार से आयत बनाएंगे, आयत में के बराबर ही एक वर्ग बनाएंगे, तो जो आयत की ये लंबी भुजा होती है इसका हम मध्य अनुपाती ज्ञात करते हैं। आपने निर्मेय में एक क्वेश्चन किया होगा कि आयत के बराबर वर्ग निर्माण कैसे करें। तो उसमें जब आयत आयत बनाते हैं तो आयत की जो लंबी भुजा होती है उसको हम मध्यानुपाती में विभाजित करते हैं, तब हमारा वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन सा त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समकोण। ये भी एक प्रमेय है। इसे आपने ये सॉल्व किया होगा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर एक वृत्त बनाइए तो उसमें जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी दुगना, ऑप्शन डी चौथाई। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो जो हमारी आधार और ऊंचाई के गुणनफल का ये कितना होता है? आधा होता है, 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, किसी आयत के बराबर एक त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी गुनी हो जाएगी? ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी दुगना, ऑप्शन सी आधा या ऑप्शन डी असमान। तो आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? दुगनी। ये इस प्रकार से जब हमने कोई इस प्रकार से आयत बना लिया, आयत में कह रहा है कि आयत के आधार के ये जो आधार है, दूसरे रंग से देख लेते हैं, ये जो आधार है इसका आधार सेम ही रखा जाए तो जो हमारा इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा वो इसके कितना होगा आयत के? तो वो इसके कितना होगा? दुगना बनेगा। ये सभी जो ये क्वेश्चन सभी आ रहे हैं ये निर्मेय है, एक प्रकार की निर्मेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 26, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? तो सबसे पहले हम एक बार दोबारा दीर्घवृत्त के बारे में समझेंगे। ये दीर्घवृत्त बना हुआ है, इसमें जो यहाँ पे दो नाभियां होती हैं जिसे N1 व N2 कहते हैं। इन दोनों नाभियों से जो ये रेखा गुजरती है इसे हम दीर्घ अक्ष कहते हैं। और दीर्घ अक्ष को जो रेखा लंब अर्धक इस प्रकार से करती है उसे हम क्या कहते हैं? लघु अक्ष कहते हैं। और दीर्घवृत्त पे जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये हमेशा इसके दीर्घवृत्त के कहाँ पे स्पर्श करती है? वक्र पे स्पर्श करती है। और जो ये स्पर्श रेखा हमारा होता है, इस स्पर्श रेखा पर यदि हम ये कोई लंब डालें तो इस लंब को अभिलंब कहते हैं और ये हमारा 90 अंश का कोण बनाता है जिसे हम समकोण भी कहते हैं। ये हो गई दीर्घवृत्त संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? तो दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? दो। कौन कौन? N1 व N2। हमेशा इनको N1 और दूसरी को N2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन ए लघु अक्ष, ऑप्शन बी दीर्घ अक्ष, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभि। तो अभी आपने देखा कि ये हमारा दीर्घवृत्त है, इसमें कह रहा है स्पर्श रेखा कहाँ स्पर्श करेगी? तो ये स्पर्श रेखा इधर स्पर्श करती है, अर्थात दीर्घवृत्त के ये कहाँ? वर्ग में स्पर्श करती है। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया रचनात्मक ठोस ज्यामिति से। प्रश्न नंबर 28 कर रहा है, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी संपार्श, ऑप्शन डी सूची स्तंभ। तो जो आयताकार फलक होते हैं वो होते हैं संपार्श में। संपार्श में आयताकार फलक होते हैं और सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार फलक आपको देखने को मिलेंगे। जो घन होता है घन में वर्गाकार फलक देखने को मिलेंगे और जो घनाभ होगा उसमें भी आयताकार फलक होंगे। और जो शंख होता है इसमें सामने के भाग में आपको त्रिभुजाकार मिलेंगे और नीचे के भाग में आपको वृत्ताकार फलक मिलेंगे। ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी संपार्श। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, यदि आधार HP के समांतर है तो किसी पंचभुजा का प्रिज्म का अनुच्छेद होगा? ऑप्शन ए समकटभुज, ऑप्शन बी समपंचभुज, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी आयत।
तो आधार जो है वो HP के समांतर है। जो पंचभुजाकार प्रिज्म है उसका जो अंक्षेप पंचभुजाकार प्रिज्म अर्थात यहाँ पे देखिए संपार्श कोष्टक में दिया हुआ है। और जो संपार्श होता है, संपार्श की प्रमुख खासियत होती है कि इस प्रकार से मान लीजिए ये कोई चित्र बना हुआ है, इसका संपार्श्व के दोनों फलक कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका जैसे ऊपरी का भाग होगा वह सेम नीचे भाग होगा, अर्थात ऊपर अगर त्रिभुज का बन रहा है तो नीचे भी त्रिभुज बनेगा। तो इसमें पंचभुजाकार प्रिज्म कह रहा है अनुच्छेद में, तो उच्छेद भी जो होगा वो कैसा होगा, समपंचभुजाकार होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, एक घन में कितने फलक होते हैं। ऑप्शन ए आयताकार, सॉरी, एक घन में कितने फलक होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो घन में जो फलक होते हैं वो होते हैं 6। 6 फलक हो गए। इंग्लिश में इन फलक को फेस कहते हैं। और जो किनारा होते हैं घन में, किनारों की संख्या होती है 12, जिसे इंग्लिश में एज कहते हैं। और जो शीर्ष की संख्या होती है, शीर्ष होते हैं 8, इंग्लिश में से वर्टेक्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये हम एक घन बना रहे हैं, ये घन हो गया। घन में जो फेस अर्थात फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं, आप देख सकते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और इस पांचवें के एक पीछे भी फलक होता है जो सामने से दिखाई नहीं देता। तो कुल टोटल हो गए 6 फलक। ये 6 फलक हो गए। और इनमें यदि किनारा पूछे तो किनारा जो 3 रेखाओं से को टच करता हो वो किनारा कहलाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 क्या हो गए, इसके किनारे हो गए। और इसके जो घन में शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं। ये हो गए घन से इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा कह रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो जो घन का प्रत्येक फलक होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है। और घनाभ जो होगा उसका फलक कैसा होगा, घनाभ का जो फलक होगा वो आयताकार होगा। ये घन और घनाभ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। घन में जिस प्रकार से 12 किनारे होते हैं वैसे ही घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं। फलक में घन के जो फलक होते हैं उनकी संख्या होती है 6 और घनाभ के भी फलक की संख्या होती है 6। और घन के जो शीर्ष होते हैं शीर्षों की संख्या होती है 8। उसी प्रकार से घनाभ के भी शीर्षों की संख्या होती है 8। सिर्फ अंतर इसके आकृति में होता है कि घन का जो फलक का आकार होगा वो वर्गाकार होगा, किंतु घनाभ के जो फलक का आकार होगा वो आयताकार होगा। घन का आपने अभी फिगर देख लिया कि घन का फिगर इस प्रकार से बनेगा, अर्थात ये जो आकृति होगी ये कैसी होगी, वर्गाकार होगी। जबकि घनाभ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनता है और इसकी आकृति आयताकार होती है घनाभ की। तो ये घन हो गया और ये घनाभ हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के संपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन डी 5। तो त्रिभुजा का संपार्श्व में जो पार्श्व संख्या होती है वो होती है 3। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न नंबर 33, किसी भी संपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो संपार्श्व के का आकार होता है वो आयताकार होता है। संपार्श्व जो बनेगा वो इस प्रकार से बनता है। इसमें कोई भी आप चित्र देखेंगे इस प्रकार से, तो इसका जो ऊपरी भाग होगा वो एक ही आकार का होगा और जो प्रत्येक फलक इस प्रकार से बनेगा वो आयताकार यहाँ पे बनता है। और जो सूची स्तंभ होता है, सूची स्तंभ के जो पास का आकार होता है वो हमेशा त्रिभुजाकार होता है। इसमें प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है त्रिभुजाकार संपास के सिरे का आकार क्या होगा। त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार। तो अभी आपने चित्र के माध्यम से बताया, दोबारा देख लीजिए कि त्रिभुज का जो संपास के सिरे का आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है। अर्थात जैसे इसका ऊपरी सिरा होगा वैसे ही निचली सिरा होगा। और जो संपार्श्व का नामकरण होता है वो इसके ऊपरी सिरे के या निचली सिरे के
नाम के अनुसार होता है। यदि ऊपरी सिरा त्रिभुजाकार है तो इसे त्रिभुजाकार संपार्श्व कहेंगे। यदि ऊपरी सिरा इस प्रकार से वर्गाकार बना हुआ है तो इसे वर्गाकार संपार्श्व बोलेंगे। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए सूची स्तंभ, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी गोला, ऑप्शन डी घन। तो त्रिभुजाकार फलक जो होते हैं वो सूची स्तंभ में होते हैं। सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार फलक मिलेंगे। घन में वर्गाकार फलक मिलेंगे। जो घनाभ होता है उसमें आयताकार फलक मिलेंगे। शंकु में जो फलक होंगे, शंकु इस प्रकार से बनता है, ये हमारा शंकु हो गया। तो इसका जो ये भाग होता है ऊपरी भाग, ये सामने का भाग बोल सकते हैं इसका त्रिभुजाकार, और ये नीचे का भाग वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शंकु के आधार किस आकार का होता है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं। तो शंकु का जो आधार होता है वो इस प्रकार से बनता है, ये हमारा आधार हो गया। ये जो है ये आधार है और ये आधार वृत्ताकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 कह रहा है यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा क्या होगा? ये हमारा हो गया बेलन। बेलन का एक सिरा इस प्रकार से वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, अर्थात एक ही समान होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्ताकार। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न नंबर 38 पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार संपार्श्व होंगे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। जो पंचभुजाकार सूची स्तंभ में त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 5। नेक्स्ट, किसी गोले का उच्छेद व अनुच्छेद क्या होगा? आयत बटे वर्ग, वृत्त बटे वृत्त, वृत्त बटे त्रिभुज, या वृत्त बटे वर्ग। तो गोले का जो उच्छेद व अनुच्छेद होता है वो होता है वृत्त बटे वृत्त। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40 क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उच्छेद कैसा होगा? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। तो जो क्षैतिज समतल पर खड़ा बेलन का उच्छेद जो होगा वो आयताकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 यदि एक त्रिभुजाकार संपार्श्व अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तो सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुच्छेद होगा। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न नंबर 42 शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी वक्राकार, या इनमें से कोई नहीं। जो शंकु और बेलन का जो पार्श्व होता है वो वक्राकार होता है। शंकु जो बनता है, शंकु इस प्रकार से बनता है, और जो बेलन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वक्राकार दिया हुआ है किंतु वृत्ताकार होना चाहिए। पार्श्व पार्श्व का आकार इसमें कैसा होगा? पार्श्व का आकार वक्राकार ही होगा, और जो इसका आधार होता है वो वृत्ताकार होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 एक घन में कितने कोर होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन सी 16। जो घन में कोर होते हैं, कोरों की संख्या होती है 12, शीर्षों की संख्या आपको घन के होंगे 8, और जो फलक होते हैं घन में वो होते हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? घन में, शंकु में, पिरामिड में, प्रिज्म में। जो त्रिभुजाकार फलक होंगे वो पिरामिड में होते हैं। घन में वर्गाकार फलक होंगे, शंकु में त्रिभुजाकार और वृत्ताकार फलक होते हैं, पिरामिड में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी कह रहा है 4, ऑप्शन डी 5। जो प्रिज्म में आयताकार फलक होते हैं उनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा बराबर ए, ऊंचाई बराबर बी, यदि किसी आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई को यहाँ पर ए से प्रदर्शित किया गया है, और जो चौड़ाई अर्थात ऊंचाई है उसको बी से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका होगा 2 इंटू ए प्लस बी, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47 षटभुजाकार संपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो जो षटभुजाकार संपार्श्व होता है उसमें 6 फलक
6 आयताकार फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुच्छेद व उच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है? वर्गाकार प्रिज्म का जो अनुच्छेद व उच्छेद होगा वो होगा वर्ग बटे आयत। इस प्रकार से ऊपर वर्ग बनेगा और ये हमारा क्षैतिज ये हो गई लाइन, और नीचे जो बनेगा इस प्रकार से ये हमारा आयत बनेगा। तो इसका हो जाएगा वर्ग बटा आयत। नेक्स्ट, वह कौन सा तल है जिस पर अनुच्छेद बनाया जाता है? ऑप्शन ए धरातल, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी चित्रतल। जो अनुच्छेद बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऊर्ध्वाधर समतल पर। नेक्स्ट है, किसी वर्गाकार प्रिज्म पर अनुच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? तो वर्गाकार प्रिज्म का अनुच्छेद जो होगा वो आयताकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममित चित्रण से संबंधित। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? तो जो सममित होता है चित्र वो 3D फॉर्म में होता है, अर्थात जब भी इसका चित्र बनेगा 3D फॉर्म में बनेगा। तो इसकी जो बीमाएं होंगी वो कितनी होंगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सममित विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 50। जो सममित विक्षेप में कोण का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं 30 अंश का। जब इस प्रकार से आप चित्र बनाते हैं ABCD का सममित चित्र बनाएंगे तो ये जो कोण आप रखते हैं ये 30 डिग्री रखा जाता है और इधर भी 30 डिग्री का मान निकला जाता है। और इसमें इस प्रकार से 4 लाइनें खींच के और जो ऊपर का रेशियो होता है वो 7 होता है, अर्थात 7:4 का इसका क्वेश्चन का रखा जाता है अनुपात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी समलंब या सम अष्टभुज। ये जो ईंट होती है ये आयताकार होती है और इसका सम्मुख दृश्य भी इस प्रकार से आयत का आकार का ही होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? ऑप्शन ए हल्की सपाट, ऑप्शन बी हल्की बिंदुदार, ऑप्शन सी गहरी बिंदुदार या ऑप्शन डी मोटी। जो सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्व होते हैं इन्हें गहरी बिंदुदार से दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सममित चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी बड़ा। तो जो सममित चित्र में वस्तु की प्रत्येक माप होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 56, सममित चित्र में एक घन के तीनों किनारे जो एक ठोस से समकोण बनाते हैं एक दूसरे के साथ कितने अंश के कोण बनाते हैं? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 180 अंश या ऑप्शन डी 130 अंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 अंश। नेक्स्ट है सममित सेमी शुद्ध सेमी से होता है? ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा। इस प्रकार से जब आप चित्र बनाते हैं तो एक यहाँ पे 30 डिग्री बनाया जाता है, दूसरा यहाँ पे 45 डिग्री का बनाया जाता है। तो ये होती है सममित और ये होता है शुद्ध सेमी। तो शुद्ध सेमी जो होता है वो छोटा होता है सममित सेमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? तो जो सममित चित्र में आधार की जितनी लंबाई होगी उतनी ही ढक्कन की लंबाई होगी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 इंच। नेक्स्ट कह रहा है यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर एल की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों काट क्या होगी? तो जो आप इस प्रकार से सममित चित्र बनाते हैं और रियल यहाँ पे इस प्रकार से बनाया जाएगा तो जो इसके डंडों काट ये अर्थात ये प्रत्येक वर्ग जो बनता है इनकी लंबाई जो होती है चौड़ाई 1 वर्ग सेंटीमीटर की रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 60, सममित चित्र बनाने के पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? ऑप्शन ए आधार, ऑप्शन बी लंब, ऑप्शन सी 45 अंश की, ऑप्शन डी 30 अंश की। तो जो सममित चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले ये लाइन खींची जाती है जिसे हम आधार या क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसके बाद ये लंबवत रेखा इस प्रकार से खींची जाती है, फिर यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाया जाएगा, उसके बाद इधर 30 अंश का कोण, फिर ये लाइनें इस प्रकार से 4 लाइनें खींची जाती हैं और इधर एक लाइन खींची जाएगी। इसको इस प्रकार से इन ये 7 इधर जो रेशियो रहता है ये 7:4 रहेगा और इस प्रकार से ये चित्र बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधार क्षैतिज। ये विद्या पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व करा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन करेंगे राजीव पब्लिकेशन की। राजीव पब्लिकेशन
बुक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे जाएंगे जो प्रावधिक कला के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन करेंगे राजू पब्लिकेशन बुक की। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक आकृत के बराबर दूसरी आकृत बनाने का अर्थ है दूसरी आकृत के क्षेत्रफल में ऑप्शन ए समान बनाए, ऑप्शन बी असमान बनाए, ऑप्शन सी आधी बनाए, ऑप्शन डी दोगुने बनाए। तो जब हम एक आकृत के बराबर दूसरी आकृत बनाएंगे तो दूसरी आकृत के क्षेत्रफल में हमें समान रखना होगा। जैसे ये एक आकृति बनी हुई है, दूसरी ये आकृति बनी हुई है, यदि इसका क्षेत्रफल 5 है तो इसका भी क्षेत्रफल 5 ही होना चाहिए, तभी इन दोनों की जो आकृति है वो सेम बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं भुजा को विकर्ण से, भुजा को भुजा से, 1/2 भुजा को विकर्ण से, भुजा को दूसरी 1/2 भुजा से। तो आयत या वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये हमारा आयत हो गया, इसका जो क्षेत्रफल निकलता है वो इधर लंबाई और इधर चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई यानी L इंटू बी ये हमारा क्षेत्रफल होता है। तो इसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये आयत में हो या वर्ग में, भुजा और भुजा को आपस में गुणा कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुजा को भुजा से गुणा कराते हैं। नेक्स्ट है, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि दो त्रिभुज बने हों तो वो क्षेत्रफल में होते हैं। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी है एक त्रिभुज दूसरे का आधा, ऑप्शन डी एक त्रिभुज दूसरे को दुगना। तो जब एक ही आधार पे इस प्रकार से दो त्रिभुज बने हुए हों, इस प्रकार से दोबारा बनाते हैं, ये कोई हो गया एक त्रिभुज हमारा इस प्रकार से बना हुआ है एक ही आधार में, और ये त्रिभुज दूसरा हमारा एक ही आधार में बना हुआ है। तो जो इनके क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज के होंगे वो आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का निकल के आएगा वही क्षेत्रफल हमारा इस त्रिभुज का निकल के आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारी लंबाई दिया है 2 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 अर्थात 20। तो इसका हो गया 20 इंटू चौड़ाई हमारी दे रखी है 2, तो ये क्षेत्रफल हमारा हो गया 20 इंटू 2 अर्थात 40। तो क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आ गया, 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार दे रखा है हमारा 6 और ऊंचाई दे रखा है 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर कितना बचेगा, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो। ऑप्शन का कह रहा है आधार और भुजा, ऑप्शन का भुजा और विकर्ण, ऑप्शन का आधार और ऊंचाई, ऑप्शन का आमने सामने की भुजा। तो जो हमारा समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बना होगा और जो आयत है वो भी इसी प्रकार से बनता है। तो कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल कब समान होगा, जब उसका आयत का जो आधार है वो भी इसी पे समांतर चतुर्भुज के आधार के बराबर हो और जो ऊंचाई है वो भी समान होना चाहिए। ये दोनों जब बराबर होंगे तो इस प्रकार से आयत बनेगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार और ऊंचाई। अर्थात जब आधार और ऊंचाई दोनों बराबर होंगे तभी हमारा समांतर चतुर्भुज और आयत के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है। ऑप्शन का समान, ऑप्शन का असमान, ऑप्शन का दुगना, ऑप्शन का आधा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है,
किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परत पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 60 अंश, ऑप्शन सी 90 अंश या ऑप्शन डी 120 अंश। जब हम इस प्रकार से कोई अर्धवृत्त ऐसे बनाते हैं और कह रहा है ये जो अर्धवृत्त का ये परिध बनी हुई है, ये परिध हो गई अर्धवृत्त की, इस पे कहीं पे एक बिंदु यहाँ पे मानकर इसके आधार पे इस प्रकार से मिला दें तो ये त्रिभुज बनेगा। उस पे ये जो कोण होगा ये कितने अंश का होगा। तो जो हमारा अर्धवृत्त पे बना कोण इस प्रकार से अर्धवृत्त पे कहीं पे भी बना कोण होता है तो ये हमेशा 90 अंश होता है। ये हमारा इस प्रकार से त्रिभुज हमारा इस प्रकार से भी बन सकता है या ऐसे बन सकता है, किसी भी प्रकार से बनेगा। ये जो कोण होंगे ये हमेशा 90 अंश ही होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है ऑप्शन का 22/7 इंटू त्रिज्या, ऑप्शन का 2 इंटू त्रिज्या इंटू 22/7, ऑप्शन का 2 ब्रैकेट में त्रिज्या माइनस 22/7, ऑप्शन का 22/7 इंटू त्रिज्या स्क्वायर। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर हमारी त्रिज्या होती है और पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 22/7 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं। ऑप्शन का आधा, ऑप्शन का 2 गुना, ऑप्शन का समान, ऑप्शन का 3 गुना। तो जो वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये हमारा कोई वृत्त बना हुआ है, वृत्त पे जो व्यास होता है वो इस प्रकार से एक पॉइंट से जाता है, ये हमारा हो गया पॉइंट। अब इसमें जो व्यास है वो इधर से भी इस प्रकार से खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर से कहीं से भी व्यास हम खींचेंगे वो जो व्यास का अनुपात होगा वो समान ही होगा। अर्थात जितना व्यास ये वृत्त है, वृत्त में जितना व्यास की लंबाई होगी, मान लीजिए इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरा व्यास इस प्रकार से खींचेंगे तो उसका भी लंबाई हमारा 5 ही सेंटीमीटर होगा। कितने भी यहाँ से व्यास खींचे उनकी लंबाई 5 ही सेंटीमीटर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान। वृत्त पे कोई भी दो व्यास हम खींचेंगे तो वो अनुपात में समान ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समखंडभुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा। ऑप्शन का 30, ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 90, ऑप्शन का 120 अंश। तो जो हम जब भी किसी त्रिभुज का कोण निकालने के लिए हम करते हैं 360/n, और n जो होता है वो त्रिभुजों की संख्या होती है। तो यहाँ पे 6 समबाहु त्रिभुज कह रहा है तो ये हो जाएगा 360/6। ये होगा 360/n, n की संख्या हो गई 6। ये होता है बाह्य कोण निकालने का सूत्र। तो ये हो जाएगा 36 अर्थात आ जाएगा 60 अंश। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर खास 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। ऑप्शन का मध्य अनुपात, ऑप्शन का समानुपात, ऑप्शन का तृतीय अनुपात या ऑप्शन का चतुर्थ अनुपात। तो जब हम आयत के बराबर वर्ग बनाते हैं तो जो आयत की लंबी और छोटी भुजा का अनुपात मध्य अनुपात रखते हैं, अर्थात इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन का समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन का विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन का समद्विबाहु त्रिभुज या ऑप्शन का समकोण त्रिभुज। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समकोण त्रिभुज। ये एक प्रकार में है। इसमें आपको जब आप दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाएंगे तो वहां पे समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दीर्घवृत्त के बराबर वृत्त बनाने के लिए दोनों आधे आधे अक्षों का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं जो कि अभिष्ट वृत्त के त्रिज्या के समानुपात हो।
ऑप्शन का बानुपात, ऑप्शन का मध्य अनुपात, ऑप्शन का समानुपात या ऑप्शन का तृतीय अनुपात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मध्य अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 संभाग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन का वृत्त की त्रिज्या, ऑप्शन का वृत्त का व्यास, ऑप्शन का वृत्त की परिधि या ऑप्शन का वृत्त का केंद्र। तो जो समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 संभाग जब हम करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पे जब हम वृत्त के 6 संभाग करेंगे तो ये हमारी हो गई, इसकी यहाँ से इतना भाग हो गया त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या। तो इसके 6 संभाग करने के लिए हम इसी त्रिज्या के बराबर 6 और इसके लाइन खींचेंगे। तो इसके जो प्रयोग किया जाता है वो वृत्त की त्रिज्या का उपयोग करके हम इसके भाग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकर्ण के समांतर रेखाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज के यदि 6 संभाग किए गए हों तो 4 आकृतियां समलंब चतुर्भुज बनाती हैं। बताइए शेष 2 आकृतियां क्या बनाएंगे। ऑप्शन का विषम चतुर्भुज, ऑप्शन का आयत, ऑप्शन का समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन का त्रिभुज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत के बराबर समचतुर्भुज बनाने पर यदि समचतुर्भुज का लंबा विकर्ण आयत के आधार का दुगुना है तो उसका छोटा विकर्ण आयत की ऊंचाई का कौन सा भाग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का बाग कोण होता है। ऑप्शन का 30 अंश, ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 90 अंश, ऑप्शन का 120 अंश। तो बाग कोण निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है 360 बटा यन। जहाँ पे यन होता है वो त्रिभुजों की संख्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पे n की जगह हम रख देंगे 3। तो ये हो जाएगा 360 बटा 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120। इसका आंसर निकल के आएगा 120 अंश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 120 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वो है। ऑप्शन का 80 अंश, ऑप्शन का 75 अंश, ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 90 अंश। तो जो दीर्घ वृत्त होता है इस प्रकार से ये दीर्घ वृत्त बनता है और दीर्घ वृत्त में ये हमारी दीर्घ अक्ष कहलाती है और दीर्घ अक्ष पे ये जो होती है ये लघु अक्ष कहलाती है। तो ये लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ वृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 3। तो जो ये दीर्घ वृत्त है, दीर्घ वृत्त पे यहाँ पे 2 नाभियां होती हैं इस प्रकार से, जिसे N1 व N2 कहते हैं। और जो दीर्घ वृत्त में नाभियों से होकर गुजरने वाली रेखा होती है उसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं। ये जो दीर्घअक्ष होती है ये लघु अक्ष को समअर्धक करती है अर्थात 90 अंश के कोण पे काटती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि दीर्घ वृत्त में केवल 2 नाभियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ वृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। तो जो दीर्घ वृत्त की नाभियां होती हैं उसे हम सदा N1 व N2 से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीर्घ वृत्त में काखा दीर्घ अक्ष है और गागा लघु अक्ष है। काखा को ज्यों ज्यों छोटा करते जाएंगे गागा उसी अनुपात में होता जाएगा। ऑप्शन का छोटा, ऑप्शन का बड़ा, ऑप्शन का टेढ़ा या ऑप्शन का असमान। तो ये देखिए हमारे पास एक दीर्घ वृत्त हो गया। दीर्घ वृत्त पे ये एक दीर्घ अक्ष खींच गया, इसे हम बोलेंगे का और इसे कहेंगे खा। और इसी के साथ ये हमारा लघु अक्ष हो गया जिसे बोलेंगे हम गा और ये हो गया गा। कह रहा है कि यदि हम ये जो का और खा है इसको हम छोटा करते जाएं तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो यदि हम इसे हम छोटा करेंगे तो ये इसकी लंबाई हमारी क्या होती है, बड़ी होती चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। ऑप्शन का बड़ा दीर्घवृत्त, ऑप्शन का छोटा दीर्घवृत्त, ऑप्शन का वृत्त, ऑप्शन का अर्धवृत्त। तो ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त पे ये जो हमारी नाभियां है कह रहा है कि ये नाभियां आते आते मान लीजिए इस स्थान पे मिल जाएं
तो जब ये इस प्रकार मिल जाएंगे तो यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो आकार ये वक्र का बना हुआ है, ये वक्र का न रहकर ये दोनों सिरे वक्र का न रहकर इस प्रकार से एक वृत्त का आकार बना लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। ऑप्शन का अधिक कोण, ऑप्शन का सरल कोण, ऑप्शन का समकोण, ऑप्शन का न्यून कोण। तो जो हम इस प्रकार से ये दीर्घवृत्त बना लिया। दीर्घवृत्त पे जो कह रहा है जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो इसके यहाँ पे वक्र पे खींची जाएगी। ये हमारी कोई स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई। कह रहा है स्पर्श रेखा पर एक जो हम लंब डालेंगे, ये हो गए हमारा लंब। ये लंब को अब लंब कहते हैं। तो कह रहा है कि ये आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगे। तो ये जो कोण बनाते हैं ये बनाते हैं 90 अंश का। 90 अंश को ही हम समकोण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती हैं। ऑप्शन का लघुअक्ष, ऑप्शन का दीर्घअक्ष, ऑप्शन का वक्र, ऑप्शन का नाभि। तो ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त पे ये वक्र है, ये हमारा हो गया वक्र। वक्र पे हम क्या खींचते हैं, ये एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो जो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में स्पर्श करती है वो इसके वक्र पर करती है। ये स्पर्श रेखा इस तरफ भी वक्र में हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती हैं। तो जो दीर्घवृत्त में स्पर्श रेखा स्पर्श करेगी वो इसके किसके वक्र को स्पर्श करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं। ऑप्शन का वृत्त, ऑप्शन का रेखाएं, ऑप्शन का चाप या ऑप्शन का वक्र। तो जो दीर्घवृत्त होता है ये दीर्घवृत्त पे प्रच्छेदी रेखाओं खींचने के लिए उस पे बहुत सारी इस प्रकार से हम क्या रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर का रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे को किस स्थिति में होते हैं। ऑप्शन का समान दूरी पे, ऑप्शन का समकोण पर, ऑप्शन का समांतर पर, ऑप्शन का अलग अलग। तो ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त पे जो हम इसमें ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा पर ये एक अवलंब खींचेंगे। तो जो स्पर्श रेखा और अवलंब के जो होते हैं ये एक दूसरे पर 90 अंश अर्थात समकोण पे होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीर्घवृत्त वक्र रेखा है। दीर्घवृत्त वह वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और उसे इसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होगा। ऑप्शन का समान, ऑप्शन का असमान, ऑप्शन का आधा, ऑप्शन का दुगना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का समान। नेक्स्ट क्वेश्चन ठोसों में कितने आयाम होते हैं। ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4। तो जो ठोसों में आयामों की संख्या होती है वो होती है 3। सममित चित्र जब आप बनाते हैं तो वो 3D फॉर्म में बनता है और जो ठोस में आयाम होते हैं वो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समपार्श्व के सिरे यदि वर्ग हैं तो वह होता है आयताकार समपार्श्व, वर्गाकार समपार्श्व, पंचभुजाकार समपार्श्व, त्रिभुजाकार समपार्श्व। तो जो समपार्श्व होता है उसका एक सिरा यदि वर्ग है तो दूसरा सिरा भी वर्ग होगा, अर्थात उसका जो चित्र बनेगा उसे हम वर्गाकार समपार्श्व कहेंगे। ये इस प्रकार से कुछ बन के आएगा। ये हमारा चित्र हो गया वर्ग का। यदि इसका एक सिरा वर्गाकार है तो दूसरा सिरा भी क्या होगा वर्गाकार होगा और इसे हम वर्गाकार समपार्श्व कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का वर्गाकार समपार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस ठोस को क्या कहते हैं जिसमें 2 सिरे होते हैं। ऑप्शन का समपार्श्व, ऑप्शन का सूची स्तंभ, ऑप्शन का शंकु, ऑप्शन का गोला। तो जो ठोस को जिसमें 2 सिरे होते हैं उसे हम समपार्श्व कहते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारा त्रिभुजाकार समपार्श्व हम देख सकते हैं बन गया। तो इसके 2 सिरे होते हैं, एक ऊपरी सिरा और दूसरा निचली। जो ठोस होता है जिसके 2 सिरे होते हैं वो होता है समपार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी समपार्श्व के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन का लंब भुजा, ऑप्शन का अक्ष, ऑप्शन का लंबी रेखा, ऑप्शन का
सिरे की भुजा। तो जो संपास के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी सूची स्तंभ के आधार के केंद्र को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन का वक्र रेखा, ऑप्शन का लंबी रेखा, ऑप्शन का आधार रेखा, ऑप्शन का अक्ष रेखा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर का अक्ष रेखा। यह सूची स्तंभ के आधार को केंद्र को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो उसकी अक्ष रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस रेखा पर दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं वो है सीमा रेखा, ऑप्शन का आधार रेखा, ऑप्शन का प्रतिच्छेदक रेखा, ऑप्शन का काल्पनिक रेखा। तो जब दो समतल पर जब रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं तो उसे हम प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का प्रतिच्छेदक रेखा। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुजाकार संपास के दोनों सिरों क्या होते हैं? ऑप्शन का पंचभुज, ऑप्शन का वक्र, ऑप्शन का त्रिभुज, ऑप्शन का वृत्त। तो आपने संपास के बारे में नोट्स में यदि पढ़ा होगा पहले शुरुआत में भी वीडियो के, तो आपने देखा होगा ये त्रिभुजाकार संपास है तो जो इसके दोनों सिरे होंगे वो भी त्रिभुजाकार ही होंगे, तभी उसको त्रिभुजाकार संपास बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सूची स्तंभ के सभी फलकों के शीर्ष कौन से बिंदु पर मिलते हैं? ऑप्शन का शिरोबिंदु, ऑप्शन का केंद्र बिंदु, ऑप्शन का आधार केंद्र या ऑप्शन का फलक का किनारा। तो जो हम सूची स्तंभ इस प्रकार से बनाते हैं, ये मान लीजिए कोई सूची स्तंभ का चित्र हो गया इस प्रकार से, तो ये जो इसका नोक होता है इस नोक को हम शिरोबिंदु कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का शिरोबिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने पर क्या बनता है? ऑप्शन का आयताकार संपास, ऑप्शन का आयताकार सूची स्तंभ, ऑप्शन का बेलन, ऑप्शन का शंकु। ये कह रहा है कि कोई ये आयत है, ये आयत बना हुआ है, यदि आयत की हम एक भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन कराएं तो क्या बनेगा? जब हम आयत की एक भुजा को घूर्णन कराते हैं तो हमें इस प्रकार से बेलन प्राप्त हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने पर क्या बनता है? कह रहा है समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करें तो क्या बनेगा? ऑप्शन का कह रहा है त्रिभुजाकार सूची स्तंभ, ऑप्शन का गोला, ऑप्शन का बेलन या ऑप्शन का शंकु। जब हम समकोण त्रिभुज की एक भुजा को लंब अक्ष बनाएंगे घुमाएंगे तो उसे हमें शंकु की प्राप्ति होगी जो कि इस प्रकार से कुछ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची स्तंभ के पार्श्वों का आकार क्या होता है? ऑप्शन का चतुर्भुज, ऑप्शन का बहुभुज, ऑप्शन का आयत, ऑप्शन का त्रिभुज। जो सूची स्तंभ के पार्श्व का आकार होता है वो बनता है त्रिभुजाकार। सूची स्तंभ के पार्श्वों का आकार बनेगा त्रिभुजाकार और जो संपार्श्व होते हैं उसका आकार बनता है आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन संपार्श्व के पार्श्वों का आकार होता है ऑप्शन का आयतकार, ऑप्शन का त्रिभुज, ऑप्शन का पंचभुज, ऑप्शन का खटभुज। जो संपार्श्व के पार्श्वों का आकार होता है वो होता है आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्गाकार संपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 6, ऑप्शन का 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। यदि वर्गाकार संपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में 6 पार्श्व होंगे। पार्श्व मतलब हो गए फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल कौन सी आकृति है? ऑप्शन का खोखली, ऑप्शन का ठोस, ऑप्शन का गोलाकृति, ऑप्शन का घनाकृति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ठोस। ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल भी की आकृति एक ठोस होगी, क्योंकि ईंट को यहाँ पे ठोस बोला गया है। ईंट की आकृति उसने आयताकार नहीं बताई है। यदि ईंट का आकार उसने आयताकार बताया होता तो फुटबॉल की आकृति यहाँ पे गोलाकृति हो जाती, किंतु ईंट को उसने ठोस कहा है इसलिए फुटबॉल की भी आकृति क्या होगी? ठोस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गेंद में वक्र पृष्ठ हैं ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4। जो गेंद में वक्र पृष्ठ की संख्या होती है वो होती है 1। ये हमारी गेंद हो गई। गेंद में जो वक्र पृष्ठ होगा वो 1 ही होगा, जो ये वाला भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
दीवार पृथ्वी पर लंब है तो पृथ्वी दीवार पर है। ऑप्शन का समतल, ऑप्शन का ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन का क्षैतिज, ऑप्शन का लंब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का क्षैतिज। यदि दीवार पृथ्वी पर लंब है तो पृथ्वी दीवार पर क्षैतिज हो जाएगी। ये अगर एक चीज हम ऐसे इस प्रकार से माने तो ये इस पे अगर लंब है तो इधर से जब मानेंगे तो ये हमारा क्षैतिज तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में अनुक्षेप कहाँ से दिखाई देते हैं? सामने से, ऊपर से, नीचे से, बराबर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से। अनुक्षेप जो दिखाई देते हैं वो ऊपर से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में उच्छेद दिखाई देता है। सामने से, ऊपर से, नीचे से, बराबर से। जो उच्छेद दिखाई देता है वो दिखाई देता है सामने से और अनुच्छेद दिखाई देगा ऊपर से। अनुच्छेद ऊपर से दिखाई देता है और उच्छेद सामने से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में प्रक्षोभ दिखाई देता है। सामने से, ऊपर से, नीचे से, बराबर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बराबर से। जो प्रक्षोभ होता है वो बराबर से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज समतल के ऊपर जो तल स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? धरातल, ऊर्ध्वाधर समतल, धरती तल, चित्रातल। जो क्षैतिज समतल के ऊपर जो तल स्थित होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर समतल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं? ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4। जो सममित चित्र में ठोस में आयाम दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सममित मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा आधार से कितने अंश के कोण पर झुकी होती है? ऑप्शन का 30 अंश, ऑप्शन का 45 अंश, ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 75 अंश। तो जो सममित मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा होती है वो 45 अंश की होती है। ये हमारा जब सममित चित्र इस प्रकार से बनाते हैं तो एक इस प्रकार से 30 अंश का कोण बनाएंगे और दूसरी जो बनाते हैं वो यहाँ से इस प्रकार से 45 अंश का बनाएंगे जिसे हम शुद्ध सेमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं? सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं? ऑप्शन का 45 अंश की रेखा से आधार रेखा तक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 45 की रेखा से 30 अंश की रेखा तक। ऑप्शन का 30 की रेखा से आधार रेखा तक। यह इनमें से कोई नहीं। जो सममित रेखा की रेखा खींचते हैं वो 45 अंश की रेखा से 30 अंश की रेखा तक खींचते हैं। ये हमारा हो गया। इस प्रकार से ये कोण होते हैं 30 डिग्री के और एक और इस प्रकार से कोण बनाया जाता है जिसके जो होता है 45 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होते हैं? ऑप्शन का 15, ऑप्शन का 30, ऑप्शन का 45, ऑप्शन का 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 अंश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाली तीनों किनारों को क्या कहते हैं? लंब किनारे, आधार किनारे, प्रक्षेप या सममित अक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सममित अक्ष। जो सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे होते हैं उसे हम सममित अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में कितनी होती हैं? ऑप्शन का छोटी, ऑप्शन का बड़ी, ऑप्शन का समान, ऑप्शन का ली गई माप के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का छोटी। जो सममित चित्र में ली गई दूरी की लंबाई होती है वो शुद्ध दूरी के अनुपात से छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित चित्र में कौन सा पार्श्व दिखाई देते हैं? ऑप्शन का दायां बायां सामने का, ऑप्शन का दायां बायां नीचे का, ऑप्शन का दायां बायां तथा ऊपर का, तथा ऑप्शन का दायां ऊपर तथा सामने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सममित चित्र में पार्श्व दिखाई देते हैं वो दाएं बाएं और ऊपर के चित्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक षटभुजाकार संपाश में कितने सिरे होते हैं? ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 6। जो षटभुजाकार संपाश होता है उसमें सिरों की संख्या होती है 2। संपाश में सिरों की संख्या हमेशा 2 होती है, एक ऊपरी सिरा दूसरा निचली सिरा। जैसे त्रिभुजाकार ये संपाश हो गया, इसमें भी सिरों की संख्या रहेगी 2, एक ये ऊपरी सिरा दूसरा निचली सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 5।
जो पंचभुजाकार सूची स्तंभ में पार्श्वों की संख्या होगी 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंचभुजाकार संपाश में कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन का 5, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 1। तो पंचभुजाकार संपाश में पार्श्वों की संख्या होती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार संपाश का कौन सी स्थिति में सममित चित्र बनाना संभव नहीं है? ऑप्शन का ऊर्ध्वाधर पे, ऑप्शन का क्षैतिज अंश पे, ऑप्शन का तली दिखाते हुए, ऑप्शन का 50 अंश पे झुके हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 50 अंश के झुके हुए पर। जो संपाश में सममित चित्र बनाया जाता है वो ऊर्ध्वाधर पर बन जाएगा, क्षैतिज पे बन जाएगा, तली दिखाते हुए बन जाएगा, किंतु 50 अंश पे या कोई भी एंगल पे यदि बोले तो वो उसमें नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? हल्की सपाट, हल्की बिंदुदार, गहरी बिंदुदार या मोटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी बिंदुदार रेखाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजाकार संपाश के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेगी? ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 5, ऑप्शन का 6। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का 3। जो त्रिभुजाकार संपाश में बिंदुदार रेखाएं बनेगी वो बनेंगी 3। नेक्स्ट, रोमन अक्षर में PRJS की मोटाई अन्य अक्षरों की तुलना में कितनी रहती है? ऑप्शन का समान, ऑप्शन का अधिक, ऑप्शन का कम, ऑप्शन का कह रहा है जितनी चाहे। तो जो रोमन अक्षर में PRJS की मोटाई होती है वो अन्य अक्षरों की तुलना में कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? ऑप्शन का सरकंडे की कलम से, ऑप्शन का बारीक निब से, ऑप्शन का क्रोकिल निब से, ऑप्शन का पेंसिल से। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सरकंडे की कलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरछी अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं? ऑप्शन का रोमन, ऑप्शन का गाथिक, ऑप्शन का इटैलिक, ऑप्शन का आधुनिक। तो तिरछे अक्षर की जो लेखन शैली होती है उसे हम कहते हैं इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक प्रिंटिंग में गाथिक शैली में एल के बाद W लिखना हो तो एल के बाद कितने वर्ग छोड़ने चाहिए? ऑप्शन का आधे, ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 1.5 या ऑप्शन का कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। एल के बाद W लिखना हो तो एल के बाद वर्ग एक भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABA और AYA के बीच कितने वर्ग छोड़ना उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन का कोई नहीं, ऑप्शन का 1-1, ऑप्शन का 2-2, ऑप्शन का 1.5-1.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ABA और AYA के बीच हम एक भी वर्ग नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि अक्षरों की ऊंचाई 30 मिलीमीटर ली गई है तो पंक्तियों के बीच कम से कम कितनी दूरी रखना उपयुक्त है? ऑप्शन का 5 मिलीमीटर, ऑप्शन का 10 मिलीमीटर, ऑप्शन का 15 मिलीमीटर या ऑप्शन का 20 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है? ऑप्शन का 1:1:1, ऑप्शन का 2:3:2, ऑप्शन का 2:4:2 या ऑप्शन का 1:3:1। तो जो तिरछे अक्षर की चारों रेखाओं के बीच जो अनुपात रखा जाता है वो रखा जाता है 2:3:2 का। जब इस प्रकार से हम चित्र तिरछे अक्षरों में लिखते हैं तो यहाँ से एक इस प्रकार से लाइन खींचते हैं और यहाँ पे 1 2 फिर उसके बाद 1 2 3 फिर 1 2 इस प्रकार से रखते हैं। और यहाँ पे जो ये 2 का रेशियो होता है उसको इस प्रकार से मिलाते हैं, फिर 3 वाली लाइन को ऐसे और 2 वाली लाइन को फिर ऐसे मिलाते हैं और इस प्रकार से हम इसमें ये रेखाएं बराबर 2:3:2 का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरछी अक्षरों को कितने अंश पर झुकाकर लिखना उपयुक्त है? ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 70, ऑप्शन का 75, ऑप्शन का 85। जो तिरछे अक्षरों का झुकाव अंश होता है वो होता है 75 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों से अक्षरों तथा शब्दों के बीच की दूरी कितने रखते हैं? ऑप्शन का समान, ऑप्शन का असमान, ऑप्शन का कम अधिक, ऑप्शन का जितना चाहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटिंग में गाथिक शैली में यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना उपयुक्त होगा? ऑप्शन का 21, ऑप्शन का 23, ऑप्शन का 24, ऑप्शन का 25।
जो ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में यूनिटी शब्द लिखते हैं उसमें ब्लॉक बनाने के लिए उपयुक्त होंगे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर का 1000वां भाग है सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर। जो 1 मीटर का 1000वां भाग होता है वो होता है मिलीमीटर। आप इसमें देख सकते हैं ये मध्य में रहता है मीटर या ग्राम यहाँ पे, फिर ऊपर चलता है यहाँ पे चलेगा डेका, डेका फिर हेक्टो फिर किलो, और नीचे रहता है डेसी, सेंटी और मिली। तो कह रहा है कि 1 मीटर का 1000वां भाग क्या होगा, तो इधर जाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये 100 और ये मिली तक जाने पे 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 1 किलोमीटर का सवा भाग है मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर या डेसीमीटर। तो 1 किलोमीटर का सवा भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा डेकामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का अनुपात जिस दूरी से प्रकट होता है वो है ऑप्शन का समस्त दूरी, ऑप्शन का मानचित्र की दूरी, ऑप्शन का निकटतम दूरी या 10 के गुणज की दूरी। तो निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का जो अनुपात होता है वो होता है मानचित्र की दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श मापनी की लंबाई लगभग अथवा निकटतम कितने सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। तो जो आदर्श मीटर की जो दूरी होती है वो हमें 15 सेंटीमीटर या 6 इंच के निकटतम रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितना अंश का होता है। ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 70 अंश, ऑप्शन का 65 अंश या ऑप्शन का 80 अंश। जो तिरछे अक्षर में वाक्य लिखते समय अक्षर का झुकाव होता है वो होता है 70 अंश का। इसमें 75 डिग्री का नहीं दिए है, अन्यथा 75 वाला करेक्ट होता है। इसमें 70 निकटतम है तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 4। जो साधारण मापनी पर मापें दिखाई जा सकती हैं वो दिखाते हैं 2। ये सभी 2D जो फिगर होते हैं आयत वर्ग, ये सभी 2 ही प्रकार के मापें इसमें दिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितने नापें अंकित कर सकते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर बटे मीटर या केवल केवल मीटर। तो जो हम विकर्ण मापनी इस प्रकार से बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन के अनुसार बॉक्स रखते हैं, यहाँ से 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से स्टार्ट होता है। और ये जो 0 के लेफ्ट साइड में जो बॉक्स बनता है उसका जो ये नीचे का भाग होता है ये हमारा डेकामीटर डेकामीटर दर्शाता है। और ये वाला जो भाग होता है ये सेंटीमीटर दर्शाता है। और ऊपर का ये जो भाग होता है ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार किलोमीटर या मीटर दर्शाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्न क्या है। जो निरूपक भिन्न ज्ञात करने से पहले सबसे पहले इसकी यूनिट देखेंगे। ये वर्ग सेंटीमीटर में दिया है और ये वर्ग मीटर में दिया है। तो वर्ग को पहले हम केवल सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 वर्ग 2 सेंटीमीटर बराबर 64 का करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 64 होता है। और ये जो इधर मीटर में दिया था तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम इधर 100 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 800 के। अब 2 से 8 को भाग करेंगे तो ये 4 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 400 के। और जो निरूपक भिन्न निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 हमेशा अंश में रखा जाता है और जो इधर मान आता है वो उसको हर में रखा जाता है। तो ये आ जाएगा 1/400 के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1/400। नेक्स्ट क्वेश्चन निरूपक भिन्न से संबंधित है कि 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो निरूपक भिन्न क्या होगी। तो इधर भी देखिए यूनिट जो है वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, इधर वर्ग मीटर में दिया है। तो 9 का पहला स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 144 करेंगे तो आएगा 12, क्योंकि 12 × 12 करने पर 144 आता है। और इधर दिया है ये मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 का इधर गुणा करेंगे
अब 3 से इसमें भाग करेंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, तो इधर 1 बराबर ये आ जाएगा 4 × 100 अर्थात 400 के। जो निरूपक भिन्न निकल के आएगी वो 1 जो है अंश में रखा जाएगा और हर में रखा जाएगा 400। ये हमारी हो गई निरूपक भिन्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1/400। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। निरूपक भिन्न को हम RF से भी प्रदर्शित करते हैं। इधर देखिए यूनिट दी है मीटर में और इधर सेंटीमीटर में। अब इसमें वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर नहीं दिया, तो इसमें जैसा मान दिया है सीधे रखेंगे। बराबर इधर 5 है तो ये हो गया 5, किंतु 5 मीटर दिया है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 500 के, 2 बराबर 500। अब इसमें 2 का भाग 500 में करेंगे तो ये जाएगा 250 भाग में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 250 के। तो जो निरूपक भिन्न निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/250। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/250। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण होता है 0, 30, 45 अंश, 0, 60, 90 अंश, 30, 45, 60 अंश या 30, 60, 90 अंश। जो समपरिमाण मापनी बनाने में तीनों रेखाओं का कोण होगा वो 30, 60 और 90 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज जब बनाते हैं तो इसके तीनों रेखाओं का योग होता है 180 अंश, और 30, 60, 90 को जोड़ेंगे तो ये 180 अंश केवल पहुंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 85 का जो निरूपक भिन्न है वो आप निकाल कर कमेंट में कमेंट जरूर करें। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 3/5000, 1/50, 1/60 या 3/50। इस क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। घन में, शंकु में, संपार्श्व में, सूची स्तंभ में। जो ठोस में आयताकार फलक होते हैं वो होते हैं संपार्श्व में। संपार्श्व में आयताकार फलक होंगे, सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार फलक मिलेंगे, घन में आपको वर्गाकार फलक देखने को मिलेंगे, और जो घनाभ होगा घनाभ में आयताकार फलक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। जो त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो होते हैं सूची स्तंभ में। सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार और घन में वर्गाकार फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी गोले का उच्छेद व अंक्षेप क्या होगा। आयत बटे वर्ग, वृत्त बटे वृत्त, वृत्त बटे त्रिभुज या वृत्त बटे वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्त बटे वृत्त। जो गोले का उच्छेद व अंक्षेप होता है वो होता है वृत्त बटे वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ऑप्शन का घन, ऑप्शन का शंकु, ऑप्शन का पिरामिड, ऑप्शन का प्रिज्म। जो ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो होते हैं पिरामिड में। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ग का प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर का कह रहा है 3, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 4। जो वर्ग का प्रिज्म होता है उसमें आयताकार फलकों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ग का प्रिज्म की भुजा बराबर a तथा ऊंचाई बराबर b है तो उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई यहाँ पे दे रखी है a और चौड़ाई दे रखी है b। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 × a + b। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है षटभुजाकार संपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन का 8, ऑप्शन का 5, ऑप्शन का 6, ऑप्शन का 4। जो षटभुजाकार संपार्श्व होता है उसमें आयताकार फलकों की संख्या होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ठोस का आधार वृत्ताकार होता है। सूची स्तंभ का, घन का, शंकु का या संपार्श्व का। जो आधार वृत्ताकार होता है वो होता है शंकु का। राइट आंसर हो जाएगा सी। जो हमारा शंकु बनता है वो इस प्रकार से बनता है, और इसका आधार जो है ये है। इसका जो आधार होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? ऑप्शन का संपार्श्व, ऑप्शन का सूची स्तंभ, ऑप्शन का घन, ऑप्शन का शंकु। जो वर्गाकार फलक होते हैं वो होते हैं घन में। घन में वर्गाकार फलक होंगे, संपार्श्व में आयताकार फलक होंगे, सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार फलक होंगे और शंकु में जो आधार होगा वो वृत्ताकार बनेगा और सामने का भाग त्रिभुजाकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तल है जिस पर अनुच्छेद बनाया जाता है? ऑप्शन का धरातल, ऑप्शन का ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन का क्षैतिज, ऑप्शन का चित्तर। जो अनुच्छेद बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऊर्ध्वाधर समतल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गाकार प्रिज्म पर अनुच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी मात्राएं मिलती हैं? तो जो सममित चित्र होता है उसमें सिर्फ 3 ही मात्राएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? जो सममित विक्षेप होता है उसमें कोण का प्रयोग किया जाता है 30 अंश का। ये हमारे राजीव पब्लिकेशन बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हमने यहाँ पे आपको विद्या पब्लिकेशन और साथ में राजीव पब्लिकेशन दोनों बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी सॉल्व करा दिए गए हैं। ये जो राजीव पब्लिकेशन बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यही सेम आपको चमन पब्लिकेशन बुक में मिलेंगे, जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं। तो आपने चमन, राजीव और विद्या तीनों बुकों का यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यदि किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपको इन दोनों बुकों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च करें अनुराग वाईटी एडिट, अनुराग वाईटी एडिट। ये आप टेलीग्राम में सर्च करके चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।